हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम समझेंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो इससे जो पिछली क्लासेस थी हमारी चैप्टर 13 की, उसमें हमने लिमिट्स समझा। ठीक है, लिमिट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें समझी और उसी पर बेस्ड कई सारे एग्जाम्पल्स किए, और जो एक्सरसाइज 13.1 थी वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जो चैप्टर 13 का दूसरा पार्ट है उसमें हम समझेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बाकी पिछले जो वीडियो है लिमिट्स पर बेस्ड है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से चैप्टर 13 में अभी तक हमारा जितना भी कंप्लीट हुआ है सभी कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि लिमिट से ही रिलेटेड है आपका डेरिवेटिव। तो लिमिट समझ लेंगे तो डेरिवेटिव समझने में कई सारी जगह पे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो डेरिवेटिव है वो पूरा का पूरा आपकी जो एक्सरसाइज 13.2 है, एक्सरसाइज 13.2 में जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सभी डेरिवेटिव पर बेस्ड हैं। तो अब आप बोलेंगे जिस तरह से अभी आपने लिमिट्स को समझा उसी तरीके से हम डेरिवेटिव्स को समझेंगे, तो बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम दो डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन जो है वो ये है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी फंक्शन का। जैसे लिमिट्स में हम क्या करते थे, कोई भी फंक्शन रहता था उसकी हम लिमिट फाइंड करते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहेगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर हमको फाइंड करना है और किसी एक पॉइंट पर, अब वो पॉइंट x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस पॉइंट को लेकर चलेंगे a। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमको फाइंड करना है एट x इक्वल टू a या फिर कोई पॉइंट a पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो हमने देखा डेफिनेशन 1 में, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और डेफिनेशन 2 जो है वो है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ही नहीं, आगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी छोटी छोटी चीजों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका डेरिवेटिव का, उसी से ही हमारे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ पर क्लास 11th में आप इसी तरह से सीखेंगे कि फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं आपके। ठीक है, बाकी 12th में आप जाके यही जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उन फॉर्मूलों का यूज करके बड़े बड़े फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो छोड़ो इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से और आराम से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक वर्ड को ध्यान से समझें। सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको समझा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 2 में, रिलेशंस एंड फंक्शन में। ठीक है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप समझ सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो f जो है यहाँ पर एक फंक्शन है, लेकिन किस तरह का फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब ये जो भी फंक्शन है इसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट ले लिया हमने a। अब ये a जो है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a द डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइंड बाय। सो यहां पर इसकी डेफिनेशन जो होती है ये होती है लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं? अब जैसे कि हमारा फंक्शन होता है जनरली f ऑफ x, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हम क्या ले रहे हैं? x की प्लेस पर a, सो यहाँ पर आएगा f ऑफ a, बट यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं f डैश x से। ठीक है, और इसको शो करने के और भी कई सारे तरीके हैं डेरिवेटिव को, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 2 में ही समझाया था कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि अगर हम x एक्सेस और y एक्सेस पर शो करना है अगर, तो ये तो आपका x है और ये क्या होता है? y। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एफ एक्स के थ्रू ही शो करते हैं, यानी कि जो भी फंक्शन की वैल्यू रहेंगी वो यहाँ रहेंगी। ठीक है, सो y इक्वल टू एफ एक्स से भी हम शो करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो अगर f डैश x है डेरिवेटिव, तो y डैश से भी तो हम शो कर सकते हैं, यानी कि किसी का भी अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो उस पर डैश लगा दो, मतलब उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो y डैश या फिर f डैश x, और भी इसके कई सारे तरीके होते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेटिव किसका? फंक्शन का, या फिर d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव किसका? y का। ठीक है, कई जगह कैपिटल D से भी शो करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोई भी फंक्शन। तो कई सारे तरीके हैं, और जैसे कि ये d अपॉन डी एक्स, इसी तरह इसी की जगह पे ये डेल्टा अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आपका फंक्शन, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस तरह से शो करते हैं। लेकिन आपकी बुक में इस तरह से ज़्यादातर जगह पे शो करा है और ज़्यादातर ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप अगर कोई और दूसरी अलग अलग बुक उठाएंगे तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको डेरिवेटिव मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जितने भी तरीके हो सकते थे ऑलमोस्ट शायद मैंने बता दिए हैं, हो सकता है एक हाथ कोई छूट भी गया हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव को शो करने का तरीका क्या है कि कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, अगर उसका डेरिवेटिव शो करना है तो f डैश x। y है कोई फंक्शन, y का डेरिवेटिव शो करना है तो y डैश। ठीक है, या फिर d अपॉन डी एक्स। ठीक, अब d अपॉन डी एक्स, अब अपॉन में x है, मतलब जो भी डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं ये चीज आपको और आगे अभी मैं कुछ और समझाऊंगी आपको, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं लेकिन एट a, इसलिए यहाँ a इक्वल टू ये। अब ये जो डेफिनेशन है ये किस चीज के लिए है कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट a, किससे शो करेंगे? इससे। लेकिन अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ लिमिट है, तो कंडीशन क्या है? आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन की वैल्यू नहीं आनी, लिमिट ही नहीं आनी। जब लिमिट, क्योंकि है तो ये एक तरह से लिमिट ही, जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो हालांकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट रहेगी ही रहेगी अगर क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो समझ में आई बात कि अगर कोई भी फंक्शन f है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका डोमेन, अब डोमेन रेंज ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें चैप्टर 2 की और चैप्टर 3 की यहाँ काम में आने वाली हैं। फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि ऑब्वियसली फंक्शन यहाँ आया है तो फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज वाली चीजें यहाँ काम में आ रही हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा चैप्टर 3 जो है हमारा, ठीक है, तो चैप्टर 3 के भी जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आप आगे देखेंगे जब हम और सारे कई सारे डेरिवेशन करेंगे, इसमें फॉर्मूले जो हैं उनका डेरिवेशन करेंगे, तब हमको वो जो है फॉर्मूले वो सभी काम में आएंगे। तो एक बार लगे तो आप रिवाइज जरूर कर लेना चैप्टर 3 के फॉर्मूले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो चीज है ये मेन है, ये क्या है आपका? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए, सिंपल। तो अगर मान लीजिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये चीज मैं हटा देती हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स के फॉर्म में है तो डेरिवेटिव y डैश से शो करते हैं, या f डैश x से भी शो कर सकते हैं, या फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स से शो कर सकते हैं, या फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ y से शो कर सकते हैं, या फिर d ऑफ f ऑफ x से भी शो कर सकते हैं, या फिर इससे भी शो कर सकते हैं। तो ये कई सारे अलग अलग तरीके हैं
डेरिवेटिव को शो करने के। ठीक है, क्लियर। सो ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करिए एट एक्स इक्वल टू दिस, कोई वैल्यू दी है, तब आपको इसका यूज करना है। लेकिन अगर नहीं बोला गया है और फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया तो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैं आगे समझाऊंगी, तो उससे करना है, बाकी एग्जाम्पल हम कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम करते हैं। Find derivative at x equal to 2 of the function fx equal to 3x। अब यहाँ पर फंक्शन ये दिया है f of x equal to 3x और हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है लेकिन एट 2। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तब आपको इसका यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा f डैश और x की प्लेस पर आ जाएगा 2। देखो f ऑफ x कितना है हमारे पास 3x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच भी है और f ऑफ a है। तो सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड करेंगे और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्मूले के लिए तो हमको कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, मतलब x की प्लेस पर यहाँ क्या पुटअप करेंगे हम 2। तो f ऑफ a यानी f ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की प्लेस पर 3 2 जार 6। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस एच। सो f ऑफ a प्लस एच, a कितना है 2 प्लस एच एज इट इज इक्वल टू। सो यहाँ पर इसमें x की प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे, यहाँ पर क्या x की प्लेस पर 2 प्लस एच। सो यहाँ पर x की प्लेस पर 2 प्लस एच पुटअप करना है बस। सो ये 3 एज इट इज रहने दो, x की प्लेस पर 2 प्लस एच, सो 2 प्लस एच, इसको आप सॉल्व कर लो, 3 2 जार 6, 3 इंटू एच 3h। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली। अब बस इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं हटा रही हूं। बाकी अगर आपको लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहां पर हमने लिखा f डैश, यहाँ a है बट यहां पर हमारा क्या है 2 इक्वल टू, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर। अब f ऑफ a प्लस एच, सो f ऑफ a प्लस एच कितना आया है हमारा 6 प्लस 3h, तो 6 प्लस 3h, बीच में माइनस f ऑफ a, सो f ऑफ a कितना आया है 6, तो यहाँ 6 पुटअप कर दिया, अपॉन में क्या है h। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश 2 रहने दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर ये ब्रैकेट हम हटाते हैं तो प्लस के 6 से ये माइनस का 6 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास 3h अपॉन h, h से h कैंसिल, बचा क्या 3 अकेला बचा। अब 3 में हम क्या लिमिट रखेंगे, h टेंडिंग टू 0 तो रखेंगे नहीं, h है ही नहीं तो हम वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 3 f डैश 2। मतलब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करा एट 2 एट a। ठीक है, तो बस यहाँ पर अगर कोई पॉइंट दिया जाता है कि एट दिस पॉइंट या एट x इक्वल टू 2 या एट x इक्वल टू 1 या एट x इक्वल टू कोई भी वैल्यू, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो सिंपल सा है इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, लेकिन पहले f ऑफ a प्लस एच। अब a की प्लेस पर कोई भी नंबर रह सकता है, जैसे यहाँ क्या था 2, तो 2 प्लस एच। अब ये जो 2 प्लस एच है ये आपको फंक्शन में रखना है, क्योंकि f ऑफ x तो यही है ना, तो इसी से मेन काम होना है। तो सबसे पहले तो f ऑफ x हमारे पास है। ठीक है, तो हमने f ऑफ a फाइंड करा, a 2 था f ऑफ a, और f ऑफ a प्लस एच।
ठीक, तो यहाँ पर x की प्लेस पर हमने यहाँ 2 रखा और यहाँ पर x की प्लेस पर इधर पे 2 + h रखा, सॉल्व करा और हो गया। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तब आपको इसको यूज करना है, पहली डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो आपकी है सेकंड डेफिनेशन, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूले हैं जो आप क्लास 12th में भी आगे चल के पढ़ेंगे वो सभी इसी फॉर्मूले से हमारे बने। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन नंबर सेकंड। सो डेफिनेशन 2, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो f तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहना है डेरिवेटिव जब हम फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है, द फंक्शन द डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय, अब डिफाइंड तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, और यहां पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x। ठीक है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी इसमें, तभी तो जाके ये सॉल्व होगा। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि है तो एक तरह से ये लिमिट ही। ठीक है, इसको हम शो कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया f डैश x। अब यहाँ पर कोई पॉइंट तो बोला नहीं है, तो पहली जो डेफिनेशन थी उसमें हमने यही देखा कि अगर किसी पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, और सिंपल अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इससे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो शो करने का एक तो ये तरीका है, या फिर इसको y डैश से भी शो कर सकते हैं, या फिर d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आके समझ में। अब एक्चुअल में इससे तो आप किसी भी फंक्शन का चलो डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है ये अब हम समझेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट अभी आपको इतना समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, आपको बस क्या करना है, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x प्लस h फाइंड कर लीजिए, f ऑफ x वैल्यू पुटअप करिए, लिमिट जिस तरह से लिमिट का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और आपका डेरिवेटिव आ जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है, तो अलग अलग जगह पे आप देखेंगे कि अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मतलब आखिरकार आता है तो मतलब उसका निकलता है तो वही निकलता है। ठीक है, तो या तो हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे कि अगर हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर x में मैं चेंज करूंगी, जैसे f ऑफ 1 लिखा मैंने, तो इसमें भी कोई ना कोई चेंज आएगा। आप देखें y इक्वल टू एफ एक्स था, अब हो गया y इक्वल टू एफ 1। अगर यहाँ 2 लिख दूंगी तो y इक्वल टू f2 हो जाएगा। यानी कि अगर x में मैं चेंज कर रही हूँ तो y में चेंज आ रहा है, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और चेंज उसके कारण किस में आ रहा है, y में। तो x में तो जो भी चेंज है वो हम अपने मन से कर रहे हैं, y में अपने मन से आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेंज किससे आ रहा है, x में चेंज करने पे y में चेंज आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी y में जो चेंज आ रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव को हम ये भी बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जो भी चेंज आ रहा है तो वो y में चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई डेरिवेटिव। या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या मतलब, अब जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, टेंजेंट क्या होती है कि टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट से पास होती है। ठीक है, क्लास 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि सर्कल से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पास होकर जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक कोई पॉइंट है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब आप बोलेंगे कि अगर किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो चैप्टर 10 में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो या तो हमको x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पता हो, ठीक है, उस लाइन के साथ x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पता हो तो tan थीटा से हम फाइंड कर लेंगे, या फिर उस पर्टिकुलर लाइन के
या फिर उस पर्टिकुलर लाइन के कोई 2 पॉइंट पता हो, तभी तो आप स्लोप फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इस टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट जो होती है उसमें तो एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे ये अभी हम समझेंगे, ठीक है, क्लियर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डेरिवेटिव होता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हमारा डेरिवेटिव ही होता है। अभी मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझाऊंगी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगी, उससे आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आगे जाके डेरिवेटिव में जो भी आप फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं अभी भी और आगे क्लास 12th में भी, वो सभी इस फॉर्मूले से बन रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन अभी मेन हमारा काम है कि डेरिवेटिव क्या होता है ये समझना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसको भी हम डेरिवेटिव कह सकते हैं, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस से अगर समझें तो कि x में अगर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और अभी आप देखें y क्या है हमारा f ऑफ x, y f ऑफ x। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है 1 और यहाँ पर कोई वैल्यू है 2, ये y है, लेकिन y की जो वैल्यू है वो आएगी किससे? f ऑफ x से। तो अगर f1 रखा हमने तब y की वैल्यू आई, मतलब 1 पे इसकी वैल्यू जो है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो अगर x 1 है तो y कितना है? f ऑफ 1। x 2 है तो y कितना है? f ऑफ 2, क्योंकि x की प्लेस पर यहाँ 2 रखा तो y f ऑफ 2 आ गया, ठीक है। मतलब x के रिस्पेक्ट में y में चेंज आ रहा है, तो जो भी चेंज आ रहा है उसका जो रेट रहेगा उस रेट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इससे समझे तो, ठीक है। तो समझने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो चलो समझ में आई तो अच्छी बात है, बाकी अब मैं इसको हटा रही हूं। मेन जो चीज़ है वो ये है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारे आगे जो भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे वो इसी से होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे इसका, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन 2 या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा वो इसी से आया हुआ है, तो हालांकि मुझे इसको पहले बताना था उसको बाद में, बट उसको मैंने पहले इसलिए बताया कि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि हम एक्चुअल में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देख लिया, वो किससे आया? इसी से आया। अब देखो यहाँ पर कोई भी हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मान लो कि ये हमने बनाया हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। लेकिन y क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब x में अगर कुछ चेंज आता है तो ये जो y है इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। और वो तो सीधी सी बात ही है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो फंक्शन की वैल्यूज इसी पर शो होंगी, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो मान लीजिए उसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पर एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा a, ठीक, ये पॉइंट है a, और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अगर ये h है, अभी हमको ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली? h ले ली। अब अगर यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये प्लस ये, तो यहाँ तक की a और प्लस h, तो ये हो गई आपकी a प्लस h। इतनी बात आई समझ में क्लियरली? अब मान लो कि जैसे
ठीक है। तो हमने सपोज करा कि ये हमारा पॉइंट है ए और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है बी। अब अगर मान लो ए और बी के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ए जो है उसका एक्स तो हमको पता है ए, बट बी क्या होगा, और सॉरी एक्स तो हमको पता है बट वाई क्या होगा, तो वाई जो रहेगा वो ये रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अगर हमको पता करना है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम ये फाइंड करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी वो तो हमको मिल गई ए, बट ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक की? तो यहाँ पर आप देखें तो जो y की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है? y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। तो अगर x a है तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं f ऑफ a, तो y कितना हो जाएगा? f ऑफ a यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f ऑफ a। इतनी बात आई समझ में? तो a के कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गए a और f ऑफ a। ठीक है। अब b पॉइंट की हम बात करते हैं, b के कोऑर्डिनेट। तो b के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, सो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो b का रहेगा x, तो हमको मिल गया a प्लस एच। अब y क्या रहेगा? तो y इसी पर डिपेंड करेगा, जैसे हमने इसको फाइंड करा, तो y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। तो x कितना है हमारा? a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच ये हो जाएगा हमारा y। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी f ऑफ a प्लस एच। कैसे? मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया कि y जो है वो फंक्शन पर डिपेंडेंट है, यानी x पर। x की वैल्यू a, तो f ऑफ a जो रहेगा y रहेगा यहाँ पर, और f ऑफ x की प्लेस पर हमने a प्लस एच पुटअप करा, तो f ऑफ a प्लस एच रहेगी यहाँ पर y की वैल्यू। ठीक, क्लियर? चलो, सो ये मैं हटा देती हूँ। सो यहाँ तो लिख लें हमारा f ऑफ a प्लस एच। ठीक, ठीक है। तो a और b के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब मान लो ये जो a और b पॉइंट है इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, हमने इनको ज्वाइन करा, ज्वाइन करने पे हमको एक लाइन मिली इस तरह से, तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप रहेगा कुछ ना कुछ रहेगा ही। ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये हम फाइंड करते हैं। तो स्लोप किसी भी लाइन का कैसे फाइंड करते हैं? आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी लाइन है, अगर उसके 2 पॉइंट हमको पता हो तो उस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। किसी का भी स्लोप जो रहता है उसको हम m से शो करते हैं या फिर tan थीटा से भी शो करते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन थीटा तो हमारे पास है नहीं एक्स एक्सिस के साथ इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम किससे फाइंड करेंगे? ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला याद है? चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था स्लोप फाइंड करने का। ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, सो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, सो x2 है a प्लस एच माइनस x1 है a। ठीक है। इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो प्लस के a से माइनस का a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ बचा आपका f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? बाकी अब मैं ये सब हटा देती हूँ, लेकिन अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब आप इस चीज़ को हो सकता है एक बार और समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये जो चीज़ है इसको आप नोट कर लो।
ठीक है, कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, स्लोप का फॉर्मूला हमने ये लगाया जिससे हमको ये मिला। ठीक है, अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि आपने अभी हमारा जो भी फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसमें आपने देखा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब मैं दूसरा फिगर बना रही हूँ। ठीक है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, इसको मैं डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगी तो आपको समझ में आ सके। सो h टेंडिंग 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है आपका a और ये है आपका a प्लस h, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी h। ठीक है, अगर h जो है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट है a और यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट है b। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अगर ये जो h है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है मतलब ये जो है इसकी डिस्टेंस जो है ये ऐसी 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 आती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इस a के पास में आ जाएगा। देखो h की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी बिल्कुल इसके पास, और जो b है तो वो भी तो खसकेगा ना। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये a प्लस h है। अब h की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर मान लो ये a है और h की वैल्यू अगर मान लो 0 हो गई तो a प्लस 0 क्या हो जाएगा? a। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा a प्लस 0, और a प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा? a। लेकिन पूरा a इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने a प्लस 0 इसलिए लिख के बताया ताकि आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ सके कि a प्लस h तो है लेकिन जो h है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम 0 के पास वाली कुछ वैल्यू रख दें तो वो वैल्यू जो रहेगी वो बिल्कुल a के पास आ जाएगी, क्योंकि a प्लस 0 मतलब a हो जाएगा। तो a नहीं लेकिन a के बिल्कुल बहुत पास। ठीक है, तो यहाँ a प्लस एच ही रहने देती हूँ। तो अगर ये h की वैल्यू जो है इतनी है और अगर ये बिल्कुल इतनी हो जाती है, बिल्कुल h a के पास आ जाती है, क्योंकि h किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी अपनी प्लेस से खसकते हुए यहाँ आ जाएगा a के बिल्कुल पास। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, देखो जरा कुछ इस तरह से ये ज्वाइन होगा और आप देखें ये क्या बन रही है? एक तरह की टेंजेंट। इस तरह से ये पॉइंट A है और इसी के पास में बहुत पास में ये पॉइंट B आ गया है। अब जब दो पॉइंट बिल्कुल इतने पास आ गए हैं कि बिल्कुल वो एक ही पॉइंट जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे यहाँ पर है 2 और ये है 0, हाँ 0.0000001 है। ठीक है, तो ये है A प्लस h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये इतनी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो अगर आप इसको ऐड कर दें तो 2.0000001 और 2 इनमें कितना अंतर है? बहुत बहुत छोटा सा अंतर है, मतलब b जो है बिल्कुल इसके पास आ गया। ये तो फिर भी दूर दूर दिख रहा है मगर और इसके पास आ जाएगा b पॉइंट। ठीक है, और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी हमने इनको ज्वाइन करा था तो एक इस तरह की लाइन दिख रही थी हमको, उसका स्लोप हमने ऐसे फाइंड करा। अब इस कंडीशन में आप कैसे स्लोप फाइंड करेंगे? ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास a पॉइंट भी है, b पॉइंट भी है, इस कंडीशन में हम स्लोप फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बात समझ में आई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही वाला फॉर्मूला। और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे एक और फिगर बनाती हूँ उससे समझाती हूँ। आपको समझ में तो आ गई ना बात कि h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 के बहुत पास वाली वैल्यू आ गई है उसकी। ठीक है, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू बोले ये वैल्यू बोले ये तो बहुत ही पास पास है, मतलब a और b पॉइंट बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो h टेंडिंग टू 0 लगाया है ना उससे हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अब देखो इसके पास में जो b पॉइंट आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत पास पास है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना रही हूँ ये b पॉइंट, क्यों? ताकि आपको अलग अलग दिख सके, लेकिन ये है बहुत ही पास पास। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस
ये पॉइंट है आपका ए और ये वाला है ए प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इस तरह से ये और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी बहुत कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस वैल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस माइनस दिस, इसमें से इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, बड़ी वैल्यू है, बट यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे यहीं पर आप पुट अप करके देखते हो अगर लिमिट को, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर f ऑफ a प्लस h की प्लेस पर अगर आप 0 पुट अप कर देते हो माइनस f ऑफ a पुट अप कर देते हो, तो ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a, मतलब 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट 0 पुट अप कर रहा है लेकिन 0 की तरफ टेंड कर रहा है वो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये भी बहुत छोटी सी है और ये जो वैल्यू ये भी बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो 0 तो खैर हम पुट अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन h क्योंकि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अगर करते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यू बच रही है। बट यहाँ पर क्योंकि b पॉइंट पास आ गया है, मतलब ये जो वैल्यू है ये भी बहुत छोटी हो गई, ये वैल्यू ये भी बहुत छोटी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि दिस माइनस दिस जो है ये हो जाएगा d, और क्योंकि y है और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी dx, ठीक है। क्योंकि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ये किससे आ रहा है, y एक्सिस से, तो y एक्सिस पे जो भी वैल्यू रहेगी वो बहुत छोटी रहेगी, तो छोटी वैल्यूज को हम dy से d से डिनोट करते हैं, उसके आगे स्मॉल d या फिर डेल्टा लगा देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव को किससे शो करते हैं, d अपॉन dx से, ठीक है, समझ में आई बात। और ये जो वैल्यू है इसको हमने dx से शो कर दिया, मतलब ये जो वैल्यू है जब h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटी आ जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा छोटी आ जाएगी, इसलिए हम इसको इस तरह से शो करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों लाइन को जब हमने ज्वाइन करा तो ये एक टेंजेंट ही तो बनी ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इसको हम बोलते हैं कि अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और वैसे भी अगर आप देखें तो कोई भी लाइन का स्लोप है तो उसको हम टेन थीटा से तो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये, ठीक है। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर x में चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज आ रहा है। यहाँ पर आप देखें जब हमने h टेंडिंग टू 0 कर दिया तो इसमें भी तो चेंज आया, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में, किस में आ रहा है, y में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पर dy बाई dx बोल लो, या फिर d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x बोल लो, या फिर f डैश x बोल लो, या फिर y डैश बोल लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने ली ये क्या है, a ली है, इसीलिए उस हिसाब से हमारा आंसर आया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को a लिया था, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको कि किस तरह से एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो हमने डेरिवेटिव समझ लिया क्या होता है, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, तो वो हमने देख लिया। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको किसी का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो देख लिया। तो मेन चीज़ आपकी क्या है कि अगर एट x इक्वल टू कुछ भी दिया है, जैसे a दिया है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, इससे आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है, सिर्फ बोला गया है डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो आपको किससे फाइंड करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h, ठीक है। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मतलब किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम f ऑफ a फाइंड करेंगे। अब f ऑफ a का मतलब a की प्लेस पर क्या दिया हुआ है, -1। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन में x की प्लेस पर हमको -1 पुटअप करना होगा। तो पुटअप कर देते हैं, देखो 2
और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पर -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ आ जाएगा 2। 3 का -1 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जार 3, माइनस का 3 और माइनस का 5, -5 -3 -8, -8 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा -6। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच आप फाइंड कर लो और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए कितना है, -1 प्लस एच। ठीक, मतलब x की प्लेस पर -1 प्लस एच पुट अप करेंगे अब हम इस फंक्शन में, तो 2 और x की प्लेस पर -1 प्लस एच, तो -1 प्लस एच को हम h -1 लिख सकते हैं, देखो h प्लस का है 1 माइनस का, तो h -1। ठीक है, आसान रहेगा, तो h -1 का स्क्वायर प्लस 3 h -1 -5। बात समझ में आई? ठीक है, और -1 प्लस एच को मैंने h -1 क्यों लिखा, h प्लस का था 1 माइनस का था, बस ऑर्डर चेंज कर दिया, साइन साथ में है ही उनके। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 2h -1 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, -2ab 2 इंटू एच इंटू 1, तो 2h। ठीक, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू एच और 3 माइनस 1 3 माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, 2 1 जार 2 2 2 जार 4h प्लस 3h -5 -3 -8। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 2h स्क्वायर -4h 3h -h 8 -2 -6। तो ये आ गया आपका f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a की वैल्यू। अब बस आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू -1। सो यहाँ लिखेंगे f डैश a कितना है आपका -1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू ये है, पुटअप कर दीजिए 2h स्क्वायर -h -6। ठीक है, बीच में माइनस f ऑफ a की वैल्यू -6, तो ब्रैकेट में लिखिए -6 अपॉन h एज इट इज। ठीक है, देखो अगर ये कैलकुलेशन आप पहले से कर लोगे फिर यहाँ करने में थोड़ी आसानी रहेगी, नहीं तो यहाँ पर फिर लिमिट भी लिखो, ये सारी चीज़ें भी लिखो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इसलिए आप f ऑफ a और f ऑफ a प्लस एच पहले ही फाइंड कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो एक स्टेप मैं यहीं पर कर रही हूँ, आप इसके बाद एक स्टेप और करना। यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस साइन इसके साथ जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये स्टेप आपको एक एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, तो -6 से प्लस का 6 कैंसिल, बचा 2h स्क्वायर -h 2h स्क्वायर -h अपॉन h। अब आप ये देखें लिमिट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट को हम सॉल्व करते हैं कैसे कि अगर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तब तो आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर लिमिट आ गई। ठीक है, तो है तो आखिरकार ये लिमिट ही, तो h टेंडिंग टू 0 मतलब h की प्लेस पर अगर हम 0 पुटअप करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ 0 पुटअप करा तो ये 0 -0 0 -0 0 और अपॉन में भी h मतलब 0 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखें दोनों में से कॉमन आ रहा है h। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन ले लो h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लिया, बचा क्या 2h -1 अपॉन h। अब आप देखें इस h से ये h कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h -1, ये बचा। लिमिट को ऐसे तो सॉल्व करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले तो f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a की वैल्यू रखी, कुछ कैंसिल हो रहा था कर दिया। अब हमने ये देखा जिस तरह से लिमिट को सॉल्व करते हैं कि h टेंडिंग टू 0 है, h में 0 पुटअप करके देखा तो 0/0 का फॉर्म आ रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों में से हमने h कॉमन लिया, कॉमन निकल रहा था तो बचा 2h -1 क्योंकि h से h कैंसिल हो गया, लिख दिया। अब आप वैल्यू पुटअप करके देख लो h टेंडिंग टू 0, सो यहाँ पर 2 इंटू 0 -1, सो 2 इंटू 0 0 -1, सो f डैश -1 यानी कि एट -1 जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा -1। ठीक है, क्लियर। सो एट ए पर हमने एक और एग्जांपल कर लिया।
ठीक है, तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो सो अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 10x। और ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये मैं आपकी बुक से ही ले रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अब ऐसा आपको कुछ नहीं बोला गया है कि एट एक्स इक्वल टू -1 या एट एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू पर आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, कुछ नहीं बोला गया है। मतलब अभी तो आपके पास सिर्फ दूसरी चीज बच रही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया है स्पेसिफिक होके कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करना है, तब तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन हमको फंक्शन दिया है 10x। क्लियर, ठीक है, हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो सो सबसे पहले f ऑफ x प्लस h फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रही हूँ, ये आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो देखो f ऑफ x जो है ये कितना है 10x। ठीक, तो f ऑफ x तो हमारे पास f ऑफ x प्लस h चाहिए, तो f ऑफ x प्लस h। कहने का क्या मतलब है कि अभी x है तो x है, लेकिन अब x की प्लेस पर क्या आ गया, x प्लस h। तो अब x की प्लेस पर हमको x प्लस h पुटअप करना है। सो 10 एज इट इज, x की प्लेस पर हमने पुटअप कर दिया x प्लस h। ठीक है, ये मैं साइड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार इसमें ही गड़बड़ होती है और इसमें गड़बड़ होने के कारण पूरा डेरिवेटिव हम गलत फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 10x है तो x की प्लेस पर ये पुटअप करेंगे ना। जैसे अगर मैं आपको बोलती f2 फाइंड करो तो आप 10 की x की प्लेस पर 2 पुटअप करते। अगर मैं आपको बोलती f3 फाइंड करो तो 10 एज इट इज आप x की प्लेस पर 3 पुटअप करते। उसी तरीके से x की प्लेस पर क्या है यहाँ पर x प्लस h, तो x की प्लेस पर हमने पुटअप करा x प्लस h। ठीक, अगर यहाँ पर 10 अकेला होता, मान लो अलग से बताती हूँ, जैसे अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू है 10 और अगर हमको फाइंड करना है f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो जब यहाँ x ही नहीं है तो x प्लस h कहाँ पुटअप करोगे। अगर मैं आपको बोलती भी हूँ कि f ऑफ 1 फाइंड करो इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर x ही नहीं है तो आप 1 भी कहाँ पुटअप करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है तो x प्लस h किसकी प्लेस पर पुटअप करेंगे, x की प्लेस पर। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसलिए समझा दी क्योंकि ये आगे आपके काम में आएगी। ठीक है, चलो सो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब कि 10 x की प्लेस पर x प्लस h माइनस f ऑफ x मतलब 10x, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अपॉन h। ठीक, अब ये एक तरह का लिमिट के क्वेश्चन बन गया, आपका सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए h टेंडिंग टू 0 यानी h की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं। पुटअप करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 0, तो 0 प्लस h 0 प्लस x 10x। देखो यहाँ साइड में बता देती हूँ, अगर यहाँ पर h की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं तो 10x प्लस 0 माइनस 10x अपॉन h। ठीक है, और h की प्लेस पर भी 0, सो ये हो जाएगा 10x माइनस 10x अपॉन 0, तो ये आ गया 0 अपॉन 0। तो सॉल्व करेंगे इसको आगे। ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं आगे। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव के क्वेश्चन में हालांकि ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअल में जिस तरह से आप लिमिट को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इनको भी सॉल्व करना है। ठीक, चलो सो 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एच माइनस 10x, 10 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर अपॉन h। अब 10x से 10x कैंसिल, आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, बचा क्या 10h अपॉन h, इस h से ये h कैंसिल, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची, तो यही हो जाएगा आपका डेरिवेटिव f डैश x। समझ में आ गई बात।
क्लियरली, ठीक है। तो मेन काम यही है, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स तो दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्स की प्लेस पर पुटअप होगी कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फंक्शन में, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका हम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ये आगे जाके जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कहीं पर भी आ जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि है तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल की तरह ही, लेकिन ये चीज़ जो है वो आगे भी आपके काम में आने वाली है, ठीक है बहुत छोटी सी चीज़, ठीक है। सो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए। अब ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का ये रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर आपको पता है ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जिनके अंदर सारे के सारे हमारे नंबर आते हैं, ठीक है। सो ए मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। आगे जाके अगर आपको किसी भी नंबर का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर हमको फंक्शन दिया है ए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमारा सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इसमें हमको x प्लस एच भी फाइंड करना होगा और एफ ऑफ एक्स भी। तो एफ ऑफ एक्स तो पहले से दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अब हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। लेकिन अब आप ये देखें कि जो हमारा फंक्शन है ए, उसके साथ कहीं पर भी कोई वेरिएबल है एक्स नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ x है तो यहाँ पर जो x होगा वहीं पर ये वैल्यू रखाएगी, लेकिन यहाँ x है ही नहीं। जब यहाँ x नहीं है तो ये हम कहाँ रखेंगे, अगर यहाँ पर आप x की प्लेस पर 1 भी पुटअप करने को बोलोगे तो a के साथ कहीं पर भी x नहीं है कि हम 1 पुटअप कर सकें। अगर ये ax होता, मान लो ये ax होता, ठीक है, fx अगर ax होता तो f1 कैसे फाइंड करते हैं हम, a इंटू एक्स की प्लेस पर 1। अगर 2 पुटअप करना होता तो x की प्लेस पर 2, बट यहाँ है ही नहीं कोई वेरिएबल, तो x प्लस एच भी सिर्फ a ही रहेगा। अब a के साथ कुछ नहीं है, x नहीं है, तो x की प्लेस पर कुछ पुटअप कर ही नहीं सकते, ठीक है। कांस्टेंट जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। अगर यहाँ x होता तो x प्लस एच हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर भी x प्लस एच नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की प्लेस पर भी a आएगा और x की प्लेस पर भी a आएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमने पुटअप करा a, यहाँ पर पुटअप करा माइनस a अपॉन h, ठीक है। सो a माइनस a क्या हो जाएगा आपका, 0 अपॉन h, और 0 अपॉन एच क्या होता है 0, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस तरह से आप लिख दें 0 इंटू 1 अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0 अपॉन एच, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 अपॉन कुछ भी, कोई भी नंबर, तो वो 0 हो जाएगा। और अगर कोई भी नंबर अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। ये तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ तो 0 आ गया, तो कांस्टेंट ही है तो ये आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि a रहे या फिर कोई भी नंबर रहे, अगर इस a की प्लेस पर यहाँ 10 होता तब भी आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 होता, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में कई बार जब आप बहुत बड़े बड़े फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वहां पर कई बार इस तरह की चीजें आएंगी कि कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, या कोई भी नंबर आ गया और उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वहां पर आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 0, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जब हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे उनमें भी काम में आएगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि a मतलब यहाँ पर कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर कोई भी अगर नंबर आता है तो उस नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। क्लियर, कहने का मतलब ये है
कि डी वाई बाई डी एक्स कोई भी फंक्शन है अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है या फिर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्लियर? ठीक है। सो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो एक वीडियो में तो उसको कर पाना मुश्किल ही लग रहा है मुझे। सो बाकी की कुछ चीज़ें और हैं जो बची हुई हैं, और ये जो बची हुई चीज़ें ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। बाकी आज की क्लास में मैंने आपको जो सब कुछ समझाया है, जो सब कुछ पढ़ाया है, उसको आप एक बार खुद से रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में ये सारी चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन और बचा हुआ है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप कि आज की क्लास में जो डेरिवेटिव जितना हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।